चलो 5 मिनट होने को आया, जितने आगे उतने आगे। पीरियोडिसिटी आप लोग पढ़ लिए? यस। क्यों? यस आवाज आ रही है मेरी? सर। यस सर। अबे गधों, तो बोलोगे कुछ। पीरियोडिसिटी पढ़ लिए हो? यस यस सर। सब कुछ आता है? सर सब कुछ नहीं आता, पर जितना आता है देखेंगे। ओके सर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। मैं आपको बकवास नहीं पढ़ाने वाला हूं इसमें। जैसे मेंडलीव और डोबर्नियर का क्या लिमिटेशन था, न्यू पीरियोडिक यस सर। टेबल, ये सब बकवास मैं नहीं करूंगा। मैं आपको प्योर सर पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ। सर पहले कुछ अंडरस्टूड? क्वेश्चंस पूछ लीजिए सर, उसके बाद पढ़ेंगे। कुछ जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसी में क्वेश्चंस भी हम पूछते जाएंगे पैरेलल, तो पता चलते ठीक जाएगा है सर। पहले। ठीक है। तो मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डोवर्नियर ट्रायड, ये आप प्योर ब्लैंड थ्योरी है। अगर आप चैप्टर एक बार पढ़ लिए तो आपको खुद आएगा। मेरी आपसे बात होने वाली है सिर्फ और सिर्फ प्योर पीरियोडिक टेबल के बारे में, और पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दो सवाल भी इसमें इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ, जो या तो एनटीएससी में आए हुए हैं या तो इधर उधर आए हुए हैं। सम थिंग्स दैट आर जनरल अवे फ्रॉम स्टफ, शायद आपको उसमें ना हो। चलिए मैं देख लेता हूँ एक मिनट। आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी जानते हैं? रिवीजन करना है और सवाल पूछना है, तो हम सबसे पहले हार्ड टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो? यस और नो? यस सर। ओके चलिए, क्या आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में सुने हैं? यस सर। ओके चलिए, पहले बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर, एटॉमिक साइज, ओके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए बस दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है? यस सर यस सर। ओके, पेनिट्रेशन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट यस सर। करती है? हाँ सर करती है भाई। करती है, पर शील्डिंग इफेक्ट किसको किसको नहीं पता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट सर पेनिट्रेशन इफेक्ट थोड़ा बोल लीजिए सर। हाथ उठा दीजिए जरा सा, जिनको जिनको नहीं पता है। अबे गधों, तो जब आयनाइजेशन एनर्जी पे 5 नंबर का सवाल आएगा तो खाली 2 पॉइंट लिख के जाओगे, बाकी का पॉइंट लिखोगे कैसे जब तुम लोगों को पता ही नहीं है तो, और ऊपर से हाथ भी नहीं उठा रहे हो। चलो समझ आ गया, पहला ही टॉपिक में तुम लोग का गड़बड़ हो गया। इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ाया जाता है, टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, तो घर जाके तुरंत किताब खोलनी चाहिए। तुम क्लास में पढ़ के समझ लेते हो, किताब खोलते नहीं हो, इसीलिए ये सब होता है। तुमको समझ आता नहीं है कुछ, बाद में फिर गधे की तरह मुंह लटका के आ जाओगे, सर नहीं आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते हैं। सुनिए, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की कहानी सुनिए। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, मैं जब पीरियोडिसिटी बच्चों को पढ़ाता हूँ, या मैं इंट्रोपी, इंथैल्पी, मैं इस तरह का कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स भी अगर दिस वे दैट वे पढ़ाता हूँ, तो मैं कभी बच्चों को कंसेप्ट नहीं बताता हूँ। मेरा एक बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, और वो है कि दुनिया में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, और मैंने बस खाली यही बात सीखी है। इसके अलावा सारी की सारी चीजें जो है ना, उसमें ये एनर्जी का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता है। चीजें कभी ऊपर होती हैं, चीजें कभी नीचे होती हैं, दिस वे दैट वे, ऑल द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। समझ गए? और यही कंसेप्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या कोई भी फैक्टर हो फॉर दैट मैटर, उसमें भी लगता है। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। आपके पास एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। पहले आपको ये समझना होगा, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। क्या आप जानते हैं ये सारे कंसेप्ट्स में इस्तेमाल होता है? हमारा जो साइंस है वो खाली आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, खाली इसी तरह के एटम्स के लिए डिफाइन कर पाया है। समझा नहीं समझे?
इससे हम बाकी चीजों को जनरलाइज करते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम हर एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट बनाएं, इसीलिए हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है वो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के लिए है। इसका मतलब मुलायजा फरमाएं, आपके पास एक एटम है, एक गैस है, उसमें बहुत ढेर सारे एटम होंगे, उसमें बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको ये भी पता है एक एटम दूसरे एटम के बीच में फोर्स लगाता है, फोर्स डिपेंड करता है दोनों एटम्स के इंटरेक्शन पे, अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, कई तरह के फोर्स लगते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर अलग अलग तरह की फोर्सेस लगने लगेगी। तो इसीलिए हम करते क्या है, कोई भी गैस से, किसी भी टाइप की गैस से उसका एक एटम निकाल देते हैं, सिर्फ एक एटम निकाल देते हैं किसी भी गैस से, और इस एटम को अलग बंद करके कमरे में रख देते हैं। और अब हम इस गैस के एटम पे ही सारा का सारा क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। बच्चों एटम की कहानी एक भरे हुए गिलास की तरह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एटम एक गिलास होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पानी, वो एकदम ब्रिंक तक भरी रहती है, मतलब फुल रहती है। अब इस पानी को भरने के साथ साथ इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, मैं आपको शायद एग्जाम्पल बता चुका हूँ, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब मिला के इसकी एनर्जी फुल है। जो ग्लास भरा है वो ग्लास हमेशा भरा रहना चाहेगा, समझ गया नहीं समझ गए? और यही दुनिया का उसूल है। अब ये एटम न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, गैसियस है, मतलब ये अपनी लोवेस्ट एनर्जी है, मतलब बहुत स्टेबल है। आप क्या चाहते हैं कि आप इस एटम में से एक इस पत्थर को, यानी इस, ये पत्थर आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, ये आपका गिलास हो गया आपका एटम, और ये पानी आपका हो गया एनर्जी, ठीक है। आप इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या पानी का लेवल थोड़ा कम होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना भैया, पानी का होगा लेवल सर। थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो क्या गिलास, यस सर। तो क्या गिलास पहले से कम था? पानी नहीं, गिलास में पानी फुल था। आप चाहते हैं कि गिलास का पानी हमेशा फुल रहे, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा पानी ऊपर से डाल देंगे, डाल देंगे या नहीं डाल देंगे? और बच्चों यही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी बोतल में कम हो जाती है, तो तुम करते क्या हो, उसके बदले में थोड़ी सी एनर्जी और डाल देते हो। दिस इज हाउ इट इज। एटम की एनर्जी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, बस यही एक रूल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाए चाहे जो कुछ भी हो जाए, एटम की एनर्जी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। जो उसका पहले स्टेबल स्टेट में एनर्जी थी, यानी गिलास फुल था, गिलास हमेशा फुल रहना चाहिए। भले से तुम इलेक्ट्रॉन को डालो, इलेक्ट्रॉन को निकालो, वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर एनर्जी देने की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा, यानी पानी अगर देने की जरूरत पड़े तो पानी दे दो, अगर कोई चीज उसमें डाल ले और पानी ज्यादा हो रहा है तो पानी को बह जाने दो। गिलास का एटम हमेशा, या गिलास में पानी हमेशा फुल होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट मींस फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको जब केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं तो हम कहते हैं वो एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसकी केमिस्ट्री की भाषा में आपको मे भी थोड़ा मुश्किल लगे, बट सच्चाई ये है कि हर एटम के कई शेल होते हैं। एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा इस पे, तो इसको निकाला जा सकता है। यहाँ वाले को निकालने का प्रयास करोगे, निकलेगा ही नहीं। यहाँ वाले को निकालने का प्रयास करोगे, निकलेगा ही नहीं। और अगर यहाँ वाले को निकालोगे तो ये समझ लो, जो पास के एटम होते हैं वो बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं, तो ये ज्यादा पानी ले जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा वैलेंस शेल से आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तुम एक इलेक्ट्रॉन लोगे, ये अपने साथ अपनी एनर्जी लेके जाएगा। अब इस एटम की एक सर्टेन एनर्जी थी, इसको मेंटेन करने के लिए तुम क्या करोगे? बाहर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे बच्चों, और इसी एनर्जी को जो तुम देते हो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। तो देसी भाषा में बोला जाए, आप एनर्जी देते हैं, उसके बदले में इलेक्ट्रॉन लेते हैं। समझ आ गया सबको? यस यस सर। सर। जब बोर्ड में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, m जो होता है वो बनाएगा आपका m प्लस विद अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके साथ साथ अब एक्चुअली में मैं आपको डेल्टा एच की वैल्यू तो नहीं बताना चाहता हूँ, इसके साथ डेल्टा एच आता है यूजुअली, जो करेक्ट रिएक्शन होती है। डेल्टा एच को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, यानी इसके साथ जो एनर्जी होती है डेल्टा एच होती है, और इसी को आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आपको पता नहीं है, आपको जानना नहीं है, बट जस्ट फॉर फन सुन लीजिए, डेल्टा एच की अलग अलग वैल्यू होती है। डेल्टा एच अगर एक्सोथर्मिक है तो निगेटिव होता है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है, यानी एनर्जी रिलीज हुई है। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। अबे गधों, निगेटिव होता है तो एनर्जी रिलीज होती है,
पॉजिटिव होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पॉजिटिव होगा, एब्जॉर्ब तो होगा। डेल्टा एच अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ गए? यस सर। समझ गया सब? तो बच्चों ये एक होता है, याद रखिएगा, इस पे एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये एनटीएससी का क्वेश्चन मैंने लिटरली आपको करवाया है, डेल्टा एच की वैल्यू निकालना। तो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सब लोग चाहें तो अलग से बना के नोट कर लें, ठीक है? ये एनटीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हुआ सर? एच, डेल्टा एच को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ओके सर। अगर डेल्टा एच कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और डेल्टा एच यानी किसी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो उसकी वैल्यू निगेटिव रहती है। दैट इज हाउ इट इज डेल्टा एच, ठीक है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि आप एक एटम में देते हैं ना, तो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिजिक्स वाले भी ये यूज करते हैं सबसे ज्यादा, हम केमिस्ट्री वाले भी इसको इस्तेमाल, हम एक्चुअली में केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं किलो जूल पर मोल। समझा नहीं समझे? किलो जूल पर मोल हम केमिस्ट्री वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम करते हैं, ठीक है? चलिए सेकंड कंसेप्ट आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट सुन लीजिए, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। मेरे पास एक एटम है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा पहला छल्ला, ये रहा दूसरा छल्ला। मैंने किया क्या, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और उसके एवज में इसको एक एनर्जी दे दी जिसको मैंने बोला IE1। फिर मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दिया और इसके बदले में इसको एक एनर्जी दे दी IE2। समझे? तो जब पहला निकला तो ये प्लस हो गया, जब दूसरा निकला तो ये प्लस प्लस हो गया। तो बच्चों लगातार एक के बाद एक अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस तरह की आयनाइजेशन एनर्जी को हम बोलते हैं हर बार की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो बताइए IE1 बड़ा होगा या IE2 बड़ा होगा? सर IE2। IE2 बड़ा होगा। कोई बता, कोई ऐसा बच्चा जो बोले सर मुझे रीजन नहीं पता है IE1 और IE2 क्यों बड़ा हो रहा है, ऐसा बच्चा अगर कोई है तो हाथ उठा दे, तुरंत मैं उसको बता दूं। या अगर आप भूल गए हैं कि आपको याद नहीं है क्या रीजन है, तुरंत हाथ उठा दीजिए ताकि मैं इस कंसेप्ट को बता दूं, वरना मैं आगे चला जाऊंगा। IE2 क्यों बड़ा है IE1 से, किसको किसको नहीं पता है हाथ उठाइए। सबको पता है? चलो एक आदमी, 2, 3। शर्म आती है क्या तुम लोग को? हैं? नहीं पता है तो पूछो ना। सुनो बहुत ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था अभी, ओके? मैंने किया क्या, मैंने इसको एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी और इससे एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन भाग गया बाहर इससे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भाग गया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, मान लो इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो इसके न्यूक्लियस में अभी भी 10 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। रह गया नहीं रह गए? रह गया ना? अब बताओ 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? 10 प्रोटॉन ज्यादा भारी पड़ेगा। 9 को अपनी तरफ अब ज्यादा खींचेगा, तो जो इसके बाद वाला सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, क्या उसके ऊपर जो न्यूक्लियस पुल लगा रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? पहले 10-10 बराबर था। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन तुम निकाले ना, पहले उसके लिए 10 और 10 इलेक्ट्रॉन थे पूरे सिस्टम में और 10 प्रोटॉन थे, तो ये इक्वल टू था। अब ये इलेक्ट्रॉन तुम निकाल के यहाँ फेंक दिए, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए भैया? 10 अभी भी हैं। तो एक पार्टी ज्यादा हो गई तो इसको ज्यादा जोर से खींचेगा, तो इसको आजाद करने के लिए IE2 की जो वैल्यू होगी वो कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी ना। समझा नहीं समझे? इसीलिए सक्सेसिव एनर्जी के लिए IE2 हमेशा ज्यादा होती है IE1 से। क्या सबको समझ आ गया? यस सर। जिन लोगों को नहीं समझ आया था वो भी समझ गए? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। बच्चों ऐसे फैक्टर्स तो बहुत डिपेंड करता है। आपके लिए जो होता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो एटॉमिक साइज और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता नहीं सकता हूं, ना ही मैं आपको क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट बता सकता हूं, क्योंकि यार कैसे बताएं तुमको, ये सब पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोग को 11th वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, जो आप में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए जो आपको आता है और जो फंडा है मैं उस पर बताने का प्रयास करता हूँ। खुदा ना खास्ता आयनाइजेशन एनर्जी 5 नंबर में बोर्ड में आ गया तो मुंह लटका के मत चले आना, चैप्टर जरूर लिख देना नाम से, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको रट लो, मैं अब यही बोल सकता हूँ तुमसे और कुछ नहीं। ठीक है, सुनिए पॉइंट क्या है।
देखो भैया, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होती है? एटम की साइज। एटम के न्यूक्लियस से एक लाइन खींचिए रेडियस टाइप का उसके आउटर मोस्ट शेल से, वो किसी भी एटम की एटॉमिक साइज होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का टोटल चार्ज। न्यूक्लियस का टोटल चार्ज या इफेक्टिव चार्ज जो होता है वो दोनों में अलग अंतर होता है। ठीक है। तो एटॉमिक साइज के बारे में पहले सुनिए। एटॉमिक साइज जो होता है, अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इसका कारण सुन लीजिए। मेरे पास एक छोटा सा गोला है जिससे मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो इनके बीच की दूरी बहुत पास है, तो ये न्यूक्लियस इसको बड़ी जोर से खींचेगा। तो इसको जो मैं IEA दूंगा, मान लो ये ए फिगर है, IEA की जो वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन को तुम निकालने का प्रयास कर रहे हो ना, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब में है, तो न्यूक्लियस को बहुत जोर से खींचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन, आपको आयनाइजेशन एनर्जी इसको आजाद करने के लिए बहुत ज्यादा देनी होगी। अब मैंने एक बड़ा गोला बनाया, मेरे इस बड़े गोले में न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये फिगर मेरा बी है। इसमें इसको आजाद को, इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करने के लिए अगर मैं कोई एनर्जी दूंगा, तो वो एनर्जी कैसी होगी? वो एनर्जी बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कम नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी ये। क्यों? क्योंकि भैया ये काफी दूर है देखो न्यूक्लियस से, तो इसको न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से खींच नहीं पा रहा है। तुम कितनी एनर्जी देते हो? जितना, जिस एनर्जी से या जो फोर्स से ये न्यूक्लियस खींचता है इलेक्ट्रॉन को, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ही देते हो, तभी तो टूटता है और टूट के भागता है। तो कौन सा ज्यादा होगा? जो एटॉमिक साइज, देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटी है, यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटी है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज बड़ा है, तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो गई। तो क्या सबको ये बात समझ आ गई एटॉमिक साइज की? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, सेकंड पॉइंट है आपका न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो अलग अलग चीजें होती हैं। मैं आपको न्यूक्लियर चार्ज बता रहा हूँ। न्यूक्लियर चार्ज का देशी भाषा में मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन हैं वो डिफाइन करता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी को। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये दो गोले हैं, इन दोनों गोलों के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे इन गोलों को से इस इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है। एक गोले में मैंने 5 प्रोटॉन रख दिए, एक गोले में मैंने 8 प्रोटॉन रख दिए। आपके हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन किस, यानी ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस कौन सा वाला? 8 वाला खींचेगा ना। अबे 8 लोग एक को खींच रहे हैं या 5 लोग एक को खींच रहे हैं, कौन ज्यादा खींचेंगे? 8 वाला ज्यादा खींचेंगे। खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? तो बच्चों, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर ये इसको ज्यादा जोर से खींचेगा तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी आपको तोड़ने में। अबे जिस फोर्स ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी छुड़ाने के लिए, यहाँ कम खींच रहा है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी छुड़ाने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। समझ आया? सर हाँ हाँ, सर न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों डिफरेंट टर्म्स है। बस दोनों डिफरेंट टर्म है बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड डैश से डिफाइन करते हैं। समझा नहीं समझे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ टोटली डिफरेंट टर्म। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस एवरीथिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया, वो ऐड किया जाता है। इन सारी चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल वैल्यू आती है ना न्यूक्लियस के चार्ज की, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली एनफ आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज नहीं करना है, तो देयर इज नो पॉइंट टू ड्वेल इनटू इट। समझे या नहीं समझे? यस सर, यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, थर्ड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए क्योंकि आप पढ़े नहीं है, तो मैं आपको हल्का सा एक इशारा कर देता हूं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब चीजों को कैसे लिखा जाता है। देसी भाषा में समझिए, आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सर 2 4 2 6 2 8 एंड सो ऑन। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए? तो ये sp क्या है? ये बच्चों शेल्स, ये आपके सब शेल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके शेल सब शेल। क्या ही तुमको बताएं, छोड़ो अभी इसको हटा ही दो, मेरी देसी भाषा में बात सुन लो। सर नहीं सर, ये श्वेता मैम ने पढ़ा है सर। पूरा पढ़ा दिया है? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, जब आपको पूरा आता है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या कहते हैं,
एसपीडीएफ में से किसमें सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? कौन सी? एफ में एफ में एक आदमी, बाकी लोग? सही, इतना भी डिटेल नहीं पढ़ा है। अबे गधे, तो तुम कोई चीज, चलो ठीक है मैं समझ गया, मैडम ने मैम तुमको एक पूरा जनरल आइडिया इलेक्ट्रॉनिक दे दिया। कॉन्फ़िगरेशन पर आई थी। हाँ, चलो जब मैडम ज्यादा नहीं। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दी है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि तुम्हें एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन आती है या एस और पी के बारे में पता है। बच्चों, अगर ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिए, अगर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है तो ऐसे ऑर्बिटल को स्टेबल माना जाता है। तो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी से। इनसे बाप, इनका जो बाप होता है वो ऑर्बिटल होते हैं, यानी वो डब्बे होते हैं जिनमें दोनों तरफ सवारी बैठी रहती है। अब जिन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, ये ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल है। एक डब्बे में दो सवारी बैठती है, यानी एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। अब जब दो लोग बैठेंगे तो दोनों का टिकट अलग होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों लोगों को उल्टा उल्टा डायरेक्शन पे बैठाया जाता है, मतलब एक सेम ऊपर और एक नीचे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होता है, इसको हम बोलते हैं। तो हम ऐसे कैसे बोलते हैं, एक ट्रेन के डब्बे में दो अपोजिट सवारी बैठती है, क्योंकि दोनों का टिकट अलग होना है, तो इसीलिए दोनों का स्पिन अलग होगा। आप सुनिए मेरी बात, या तो दोनों डब्बे पूरी तरीके से भर दीजिए तो ये सुपर स्टेबल है, मतलब ये अब ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब जब एक डब्बे में दो लोग बैठ सकते हैं और दो डब्बे में चार बैठे हैं तो ये फुल फिल्ड हो गया ना, तो ये तो सुपर फिल्ड हो गया। इससे तो निकालने, मतलब ये टेक्निकली नोबल गैस हो गई, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मान लीजिए हाफ फिल्ड हो गया। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का फंडा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एस का एग्जांपल लिया, मैं आपको एक पी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। पी जो होती है, पी ऑर्बिटल में तीन डब्बे होते हैं। ठीक है, एक डब्बे में अगर दो बैठते हैं तो पी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। यानी इसमें 6 सवारी बैठ सकती है। अब अगर आप इस पूरे डब्बे को फुल कर देंगे तो सुपर स्टेबल हो जाएगा। बट एक और कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है कि अगर ये डब्बे आधे भरे हुए हैं तो भी ये स्टेबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों के तीनों सवारी, यानी इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक जैसा है, मतलब इन सारे के सारे एक कॉमन स्पिन दे रहे हैं। इस कॉमन स्पिन की वजह से इस पूरे के पूरे ऑर्बिटल पे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिस स्टेबिलिटी की वजह से अगर ये 2 वाला हो गया या 4 वाला हो गया, उससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट 5 वाले इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा स्टेबल रहेगा सिस्टम से। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है बच्चों, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियली मतलब अधीरे भरे हुए, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं यानी पूरे भरे हुए, ये दोनों के दोनों को स्टेबल माना जाता है। कुछ खोपड़ी में घुस गया? यस इसी के कारण से क्रोमियम का और कॉपर का अलग अलग रहता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो शायद आप नहीं पढ़े हैं। सर। हाँ सर वो जो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब कैसे डिपेंड करते हैं सर, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सर, मतलब इंक्रीज होने से सो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं होती है। अगर ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, अगर ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर ऑर्बिटल्स पार्शियली यानी आधे भरे हुए हैं तो इस केस में भी इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा हर केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेबल है, तीनों की मुंडी एक तरफ है, तीनों एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ये स्टेबल है। अब इनको अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलना चाहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज्यादा होता है कम होने की जगह। एग्जैक्टली, नाइट्रोजन 7 होता है, यानी 1s2 2s2 और 2p3। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा समझो कि तुम अभी तक सोचते हो कि ऑर्बिटल जो होता है ऐसे छल्लों में घूमता है। ठीक है, जब तुम 11th में जाओगे तो तुमको पता चलेगा ये जो छल्ले तुम 1 2 3 बना रहे हो ना, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली में कोई गोल सर्कल नहीं होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं या जहां इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 4 ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहला होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एक कैनवस बॉल की तरह, यानी एक टेनिस बॉल की तरह 3D में होता है, स्फेरिकल शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है। दूसरा होता है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बच्चों जो होता है वो 3 एक्सिस पे रहता है। देखो एक्स
वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है। ये क्या होता है, ये एक डम्बल शेप की तरह होता है, डम्बल शेप, इसको देखो ऐसे देखो, ये एक ऑर्बिटल ऐसे हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे हो गया, तीसरा जेड वाला ऑर्बिटल आपको दिखेगा नहीं कायदे से, तो बट वो ऐसे हो गया। अब देखो एक्स वाई जेड, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब हर 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 एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसलिए पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में 3D होता है तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डी। डी जो आता है आपका, डी डबल इज अ डबल 4 शेप। फोल्ड स्ट्रक्चर। डी के 5 पार्ट होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका होता है डी, एक्स वाई डी सॉरी, वाई जेड। हाँ, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ गए। तो अलग अलग इन लोगों का शेप होता है। सबसे फेवरेट जो होता है वो डी जेड स्क्वायर वाला होता है, क्योंकि उसका हैमबर्गर शेप होता है। तो डी के 5 लोब्स होते हैं बेसिकली। अब मैं आपको सारे लोब्स बना के दिखा नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इट इज वेरी वेरी हार्ड, कॉपी पे नहीं बनाया जा सकता, कॉपी पे सिर्फ पी तक बनाते हैं। तो डी एक आपका 4 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 5 लोब्स होते हैं। तो अगर एक लोब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 5 लोब में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो भैया डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी तरह एफ, एफ आपका 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये तो कंप्यूटर पे भी सही से नहीं दिखाया जा सकता है एफ का स्ट्रक्चर। अच्छा, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर ये आपका जो होता है, इसके अंदर टोटल 7 लोब्स होते हैं। एक लोब में अगर 2 आता है तो 7 में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए। तो ये एसपीडीएफ होता है। अब अगर आप इनका साइज देखेंगे, तो इन सब के अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आपके हिसाब से न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा सुरक्षा न्यूक्लियस के पुल से किस पार्टी को मिलेगी, एस को या पी? एस को मिलेगी। S. क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक कैनवस की बॉल है, पूरा 3D एक गोल स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से सिमेट्रिक है। पी एक 3D, पी को ऐसे समझो जैसे पी को एक प्लस बना लो 2 पेन रख के, बीच में कहीं एक्सपोज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो जाएगा। पी की बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग कमजोर होती है, डी की उससे भी कमजोर होती है, और सबसे वर्स्ट होती है एफ की। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से बचाने के का काम सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है एस, इसीलिए एस के अंदर के ऑर्बिटल जल्दी निकलते नहीं है बाहर, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते नहीं है बाहर। उसके बाद होता है पी, पी से भी जल्दी नहीं निकलता है। डी, डी से आराम से निकलता है। और एफ, एफ में तो इलेक्ट्रॉन टिकता ही नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर पेनिट्रेशन इफेक्ट। कुछ समझ आया सर ये और एक बार समझाएंगे सर? बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ नहीं है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में जाते हैं। जैसे छल्ले मैंने बनाए ना, इन्हीं छल्लों को हायर क्लासेस में आप ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एसपीडीएफ, ये मॉडर्न जमाने की बात है। तो ये 4 तरह के होते हैं एसपीडीएफ। अब आप बस ऐसा समझ लीजिए कि एक गोल होता है, एक 3 डंबल की तरह होता है, एक 4 फोल्ड और एक 7 फोल्ड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन न्यूक्लियस के पुल से, यानी न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन इस एस के अंदर है, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसमें मिलेगी, इस गोल सर्कल में मिलेगी ना, मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर होगा तो इसको कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा, पता नहीं। इलेक्ट्रॉन इस पूरे ग्लोब में कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं हो सकता है सेंटर पे, ये एक नोड है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट इसके अलावा कहीं भी कर सकता है। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वी डू नॉट नो। तो जब न्यूक्लियस खींचेगा तो ये बहुत अच्छा नहीं प्रोटेक्शन दे पाएगा, और इससे भी खराब प्रोटेक्शन डी देता है, सबसे खराब एफ देता है। तो जो ऑर्बिटल्स की नेचुरल प्रोटेक्शन होती है, इसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ गए? यस सर। तो सबसे अच्छी होती है एस की, फिर होती है पी की, फिर होती है डी की, फिर होती है एफ की। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है जो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। 3 ही बताए क्या मैंने? 4 बता दिया था ना, 4, चौथा है। तो ये 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका वेरिएशन का, कि इसका वेरिएशन ग्रुप्स में और पीरियड्स में कैसे होता है। बच्चों आप पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो आप ऐसे समझिए, अगर आप पीरियड में जा रहे हैं तो पीरियड में आपका ये एक शेल मौजूद है। अब मान लीजिए आप 11 नंबर पे गए, तो इधर आया 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही छल्ले में भरा जा रहा है, बट यहाँ पे सारा का सारा प्रोटॉन एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है, तो ये ज्यादा खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि देखो हर इलेक्ट्रॉन के केस में डिस्टेंस बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक की, तो ज्यादा खींचेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड गोइंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में आओगे तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? पहला एटम का ये होगा, दूसरा ग्रुप वाले सॉरी दूसरा आपका जो ग्रुप में सेकंड जो होगा उसका ये होगा, थर्ड वाले का ये होगा, फोर्थ वाले का ये होगा,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे जैसे तुम बढ़ रहे हो देखो छल्लों की संख्या बढ़ रही है। अब छल्ला एटॉमिक रेडियस को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है? तो इसलिए पीरी ग्रुप में आने पे टॉप टू डाउन एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप अगर देखेंगे तो बेरिलियम का एक्सेप्शन होता है। अगर आप जाएंगे, मैंने आपको एक बात बोला, मैंने बोला पीरी सर नाइट्रोजन का एक्सेप्शन होता है। नाइट्रोजन का होता है, बेरिलियम का होता है, थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, ठीक है। ग्रुप 1 में सीजियम का होता है, सीजियम का तो मैं क्या ही बोलूं, बट ऐसे करके बच्चों थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, और इसका रीजन कुछ भी नहीं है, इसका रीजन है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। समझ गए? जैसे मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूं जो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप सेकंड पीरियड में जाएंगे, तो सेकंड पीरियड में आपका होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बच्चों बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, लिथियम का होता है 3 और बोरॉन का होता है 5। जब बेरिलियम को तुम कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। अब तुम बोल लोगे सर ये क्या बकवास लिख रहे हैं, एस में मैंने क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। देखो इसका दोनों फुल है, फिल है। इसका देखो 1s2 2s1, यानी एक इसका एक कम है इसका। बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 हो गया। इसका p में 6 आते हैं तो इसका भी इनकम्प्लीट है, बट इसका दोनों का दोनों पार्टी फुल है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि बेरिलियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सॉरी बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? तो ज्यादा होगी सर, ज्यादा होगी। Li से भी बोरान से भी। होगी सर। समझ गए? सर बोरान से भी सेम केस लिथियम। नाइट्रोजन के साथ होता है। नाइट्रोजन का क्या फंडा यस। होता है? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है 1s2 2s2 1s2 और 2p3। 2p3। अब मैंने आपको क्या बताया था, p में 3 डब्बे होते हैं, इसमें 6 सवारी जा सकती है। Sir, half नाइट्रोजन के 3 filled है. बैठते हैं, देखो ये हाफ फिल्ड है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन Stable एनर्जी है. ज्यादा है। तो बच्चों इस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपसे एक्सेप्शन 10th में नहीं पूछेगा, मैंने जस्ट फॉर फन बता दिया। दिस इज हाउ इट इज विद आयनाइजेशन एनर्जी। क्या सबको समझ आ गया? सर बोर्ड में यही एसपीडीएफ वाला लिख के आएंगे जब नहीं, फैक्टर्स अगर अगर 5 नंबर में आएगा तब लिखोगे एसपीडीएफ, वरना नहीं लिखोगे। अच्छा, समझ गए? 5 नंबर में पूछेगा तब लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। ठीक है, आइए आपको एक एनटीएससी का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और सवाल मेरा बड़ा बेसिक है, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए। मेरा सवाल है, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे? आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा, ओके, देखते हैं। इसलिए से मेटालिक कैरेक्टर का आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट ट्रेंड होता है। ओके, सर और दोनों कोई? सर मेटालिक और नॉन मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है। टेक्निकली वही कह सकते हैं आप, मेटल तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो इसका, दैट इज आल्सो वन वे। अब अगर आप ये चैप्टर सही से पढ़े होते, बाकी लोग, किसको किसको ये सवाल नहीं आ रहा है जरा हाथ उठाओ सही सही से। आई वॉन्ट टू सी लॉट ऑफ हैंड्स टूडे। मुझे बहुत हाथ देख रहे हैं आज, नहीं तो मैं उठा के अब सवाल पूछना शुरू करूंगा। तुम्हें पता है ना मुझे गद्दारी पसंद नहीं है। नहीं आ रहा है तो बोलिए आपको नहीं आ रहा है, बस बाकी इतने ही लोग को नहीं आता है। ओके, अब हाथ उठे, वेरी गुड, बस बाकी सबको आता है। ओके, चलिए, सौमिका, सौमिका, देखो लग रहा है क्लास ऑन करके और भाजा तो सो रही है, या तो दूसरे रूम में टीवी देखने चली गई, या गाना सुन रही है फॉर दैट मैटर दूसरे फोन में। बच्चे ऐसा कर रहे हैं आजकल। ओके,
हाथ तो काफी लोगों ने उठा दिया है, कौन कौन नहीं उठाया जरा देखा जाए। संजना, यस सर। संजना एक बात बता, ग्रुप में जाएगी नीचे तो मेटालिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, सब बता दो ग्रुप में नीचे जाते वक्त में। सर डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं और अलोंग द सर और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप डाउन द ग्रुप जा रही हैं और आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो इसको मेटालिक कैरेक्टर से आप कैसे लिंक करेंगी? अगर अरे यार ऊपर से नीचे जाओगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, पहले बताइए। सर इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, ओके। चलिए मान लिया मैंने आपकी बात कि आप ऊपर से नीचे जा रही हैं अगर ग्रुप के, तो आपकी आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा आयनाइजेशन इंक्रीज करने पे। मोस्ट इंटरेस्टिंग। चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी से सवाल पूछा जाए? तनुश्री, यस सर। क्या बोली जो संजना बोली, सही बोली? नहीं सर। क्या गलती कर दी? सर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ओके, ग्रुप। और आप ये इस लॉजिक पे कैसे पहुंच गई? हाउ डिड यू अराइव ऑन दिस कंक्लूजन? सर मैं बोल सकता हूँ? अभी नहीं गधे, जो हाथ नहीं उठाए उनसे से पूछ रहे हैं। सर मैंने नहीं उठाया। तब तो जानबूझ के नहीं उठाया है तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ तनुश्री, अरे गधी बोल, हाँ ना जल्दी बोल, पढ़ाना है, वेस्ट करते हो टाइम यार तुम लोग। इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंची तुम? सर भूल गई। ओके, हाथ उठा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, संजना तुम भी रेज हैंड कर दो। इशित, यस सर। हाँ क्या भूल गई वो, फिलअप करो। Sir, down the group, if we go down the group, then metallic character increases. It means that the tendency to lose electron by that isolated atom will be increased. So ionization energy given to it while removing the outermost electron will be less. अबे सुअर, रट्टू तोता की तरफ पढ़ रहा है, गूगल खोल लिया है क्या? नहीं सर, बोल रहा हूँ। हैं? नहीं सर। पक्का? हाँ सर, पक्का सर। डाउट लग रहा है बेटा तुम पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी देखो 2 मिनट में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, ठीक है? ये है, मैं कहता हूं यहां से लेफ्ट टू राइट ये एक इमेज है, एक अल्टरनेट पैरेलल डायमेंशन में। यहां लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी सीवियरली डिक्रीज कर रही है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा? सवाल का जवाब दे दीजिए। आई विल बिलीव दैट यू हैव नॉट यूज्ड गूगल। सर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है सर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड, यू हैव नॉट गूगल, बधाई हो, आपको आता है। यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो जब मैं सवाल पूछता हूं तो ऑनेस्टली हाथ उठाइए। देयर इज नोबडी हियर टू जज यू। कितने बार बताऊं तुम गधों को, मैं यहां तुम्हें ये जज करने नहीं बैठा हूं कि ओ माय गॉड हॉ पप्पी शेम, कैसे बच्चे हैं, बताओ यार मेटालिक कैरेक्टर भी जानते हो। थू, ये सब काम ना अपने पड़ोसियों पे छोड़ दो और अपने रिलेटिव्स पे छोड़ दो। लेट द रिलेटिव्स डू दैट। हम ये सब थिएट्रिकलिटी में नहीं पड़ेंगे। आपको नहीं आता है, ऑनेस्टली बताइए सर नहीं आता है। अरे सर नहीं आता है तो नहीं आता है, क्या करेंगे, जान से मारेंगे क्या? साला नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, तो मेरा जिम्मेदारी है बताना, बट बी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। बच्चों आपका बोर्ड आपके सर पे है, अब झूठ अगर अपने आप से बोलोगे कर लोगे। देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में किया हुआ कांड और बोर्ड के मार्कशीट में आया हुआ मार्क्स जिंदगी भर आपके साथ में रहता है। समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? ये दोनों चीज जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और बोलने वाला आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो अब झूठ मत बोलिएगा, ऑनेस्टली पूछ लीजिए। देयर इज नोबडी हियर जजिंग यू। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग और ध्यान से सुनिए।
देखो बच्चों, एक मेटल को मेटल क्या बनाता है? मेटल को उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना मेटल बनाता है। अब गधों एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी जब तुम कहीं भी लगाते हो तो वो किसी भी चीज को, एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर देती है? उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में, एक इलेक्ट्रॉन। अबे आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन लो, एनर्जी दो, राइट? तो टेक्निकली तुम किसी भी चीज को अगर आयनाइज कर रहे हो, मतलब उसको आयन में तब्दील कर रहे हो, तो तुम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, मतलब उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब अगर कोई चीज बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी मेटल होगी, और अगर किसी चीज को आयनाइज करने में बड़ी तकलीफ हो रही हो, मतलब वो मेटल जैसी नहीं है, वो नॉन मेटल जैसी है। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में एनर्जी पैसा होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री की दुनिया में एनर्जी पैसा होता है। आप अगर ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं कहीं, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट इज कंसीडर्ड एज अ बैड थिंग। और अगर आप कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड थिंग। आप एक बात बताओ, तुमको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, एक इलेक्ट्रॉन खरीदना है एनर्जी के दम पे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत देसी हिंदुस्तानी तरीके से बता रहा हूं, कॉपी किताब और साइड बुक्स के झंझट से ऊपर, देसी कलाकार स्टाइल। आपको एक इलेक्ट्रॉन को खरीदना है, उसके एवज में आप उसको एनर्जी देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा की जगह एनर्जी चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक आदमी है जो तुमको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 एनर्जी पे दे रहा है। अब एनर्जी तो आपको, मुझे पता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नापते हैं, बट आई विल नॉट गो देयर, आई विल जस्ट सिंपली राइट इट एज 10E। ये इलेक्ट्रॉन आपको 10E में दे रहा है, और एक वेंडर है जो यही इलेक्ट्रॉन आपको 8E में दे रहा है। आप किससे खरीदना जो मुनासिब समझेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? सर दूसरे वाले से। दूसरे वाले से, क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन का कम कीमत लगा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से आप मेटल नॉन मेटल में से मेटल को ज्यादा अच्छा मानते हैं? क्यों? मेटल्स आर ऑलवेज गुड, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल हमारे यहाँ का वर्क बेंच है। तो लेट्स अज्यूम कि मेटल बहुत अच्छी चीज है और नॉन मेटल बहुत खराब चीज है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मेटल को मेटल बनाने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना, और आप अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे किसी चीज से तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो इन दोनों में से किसको मेटल बनने का ज्यादा तमन्ना होगा, इसको या इसको? ये आपको 10 एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन देने दे रहा है, लेकिन ये 8 में ही दे रहा है। तो आपके हिसाब से 7 वाला, 8 वाला है ना? सेकंड वाला। 7 वाला, सेकंड वाला ज्यादा उतावला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने के लिए। तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो आपके हिसाब से इन दोनों में कौन ज्यादा मेटल बनने का तमन्ना रखता है, ए वाला है बी वाला? बी वाला सर। क्यों? क्योंकि देखो अच्छा, तुमको B वाला। बहुत कम एनर्जी में ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ऊपर वाला बहुत नानुकुर करके महंगा दे रहा है। तो बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, अब तो अगर तुम इससे नहीं समझ पाए तो तुमको प्रोबेबली नहीं समझ आएगा, ठीक है? फिर एफर्ट लगाना बेकार ही है, ठीक है? मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, मेटल को मेटल बनाता है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। आयनाइजेशन एनर्जी का एक ही काम है कि वो किसी भी स्पीशीज को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देती है, इन एक्सपेंस ऑफ व्हाट? इन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। अबे तो बात बताओ गधों, अगर तुम किसी चीज को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहे हो और वो बहुत कम एनर्जी खा रही है, मतलब वो मेटल हुई या नहीं हुई? बताओ, मेटल हुई। अबे मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और अगर किसी चीज को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने का प्रयास करो वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी ले रही है, तो वो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? नॉन मेटालिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी खा रही है। तो बच्चों जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं, तो टॉप में अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए 100 है, तो बॉटम पे आते आते आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 11 हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट 88 का 89 का आपको डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर नीचे होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो वो चीज को आप एक मेटल बोल सकते हैं, और जहां आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो रही है कंपैरेटिवली, तो आप कहेंगे कि उस चीज का एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। समझ आ गई सबको? अब मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूं कि मेरे पास A, B, C और D 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों की मैं आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूं। पहले की है 100, दूसरे की है 120, C की है 90, D की है 50। आपके हिसाब से कौन सा इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है? ये सारी IE की वैल्यूज है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है। आपके हिसाब से इसमें कौन सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो कर सकता है?
सर डी। 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 क्योंकि वे सबसे सस्ते में तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको आई वैल्यू है ना, आयनाइज कर रहे हो ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन सबसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो। ये कितने में ही दे दिया? 50 में, मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक होगा डी। इसके बाद कौन आएगा? सी। उसके बाद कौन आएगा? ए। उसके बाद कौन आएगा? ए। लास्ट में कौन आएगा? बी। यानी इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, नॉन मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। तो भाई अगर तुमको एक चॉकलेट खाने का बहुत मन है और तुम चॉकलेट खाने जा रहे हो और कोई आदमी तुमसे आके वो चॉकलेट छीनेगा, तो तुम उसको दे दोगे क्या? बिना हाथापाई किए नहीं दोगे ना, मुश्किल से दोगे। तो देखो ये बी वाला जो पॉइंट है, ये 120 एनर्जी पे दे रहा, मतलब ये बिल्कुल देना ही नहीं चाहता है। यानी बच्चों इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेरी बात समझ आई? और मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम है। खोपड़ी में घुसी सबके? जितने लोग हाथ उठाए थे, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, एक और, अब आपसे मैं एक और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं। मैं एक और आपसे एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं। कहने के लिए बेवकूफ बच्चों को गधा बनाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन हम बोलते हैं, रियलिटी में इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास 4 एटम्स हैं, PQRS, दीज आर ऑल आइसोलेट। मुझे बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट दीज आर ऑल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अब आयनाइजेशन एनर्जी इसके अलावा और कहीं लगती नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम पे लगती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखिए, 50, 10, 40 और 15। ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है। आपको इसको अरेंज करना है, ध्यान से सुनिए, आपको इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में विथ स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड जो इनके हैं, उस मेटालिक ऑक्साइड के स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। एनटीएससी का एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, मेरे ख्याल से 1.5 साल या 1 साल पहले का है। अभी 5 दिन पहले मुझे किसी बच्चे ने पूछा है, आप में से ही किसी ने पूछा था। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं फिर हाथ खड़ा करवाऊंगा, बिकॉज इट इज टाइम फॉर ट्रूथ नाउ बच्चों, देयर इज नो मोर। अभी अगर तुम्हारी क्लास में, अगर तुमको पहली बात तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इंसल्ट होता है, सर भेजा है। भेज दिया, वेरी गुड। ओके, 1 मिनट रुकिए। लेट्स सी। स्नेहिल सही है, इशित सही है, सौम्यदीप सही है, सौमिका सही है, आयांशु भी सही है, मयंक भी सही है। ओके, चलिए वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें सवाल समझ नहीं आया, जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करिए। जितना जल्दी हाथ उठाएंगे मैं उतना जल्दी आपको बेहतर करूंगा। 2 लोग, कोई बात नहीं, बाकी सबको आता है। तनुश्री गलत है, चलिए टाइम अप, नो मोर आंसर्स। संजना गलत है, मनस्मिता का भी गलत है। सर हाँ बोलिए। सर संजना ने ठीक लिखी है, बस उसने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह। अबे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा इसीलिए तो गलत बोला है ना। सवाल में तुमको पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तुम लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, आंसर गलत है। कितने लोग की कॉपी चेक करके दी है मैंने? दी है ना? कमेंट्स पढ़े हो? पढ़े हो ना? अच्छा लगा पढ़ के? बच्चों मैं ऐसे ही लोगों की इज्जत उतारता हूं कॉपी चेक करने में। ऐसा नहीं है मुझे आपको नंबर देने में कोई समस्या है, मैं बहुत कैजुअल आदमी हूं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। आप अगर बोर्ड के नहीं होते तो मैं आपको भर भर के नंबर देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड के, इसीलिए आपको भर भर के आपका मार्क्स काटा है, ठीक है। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो लिखते हैं डिलीटेड पोर्शन,
जो लोग डिलीटेड पोर्शन लगे हैं, अगर वो मेरे को मिल जाते उस टाइम पे मेरे सामने ना, तो उनको मार मार के छड़ी से ना उनका खाल उधेड़ के बाहर सुखा देता मैं धूप में। गधे कहीं के, तुम लोग का काम है पढ़ाई करना। जब तुम्हें इतना पढ़ाया जा रहा है तो तुम कौन होते हो जज करने वाले कौन सा डिलीटेड पोर्शन है कौन सा डिलीटेड पोर्शन नहीं है? आपको सवाल दिया गया, चुपचाप मुंह दबा के सॉल्व करिए। दिस इज अ गॉड डैम जॉब। यू हैव नो अथॉरिटी टू से सर दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। कैसे लिख के, आपकी हिम्मत कैसे हो गई लिखने की डिलीटेड पोर्शन? हमें कुत्ता काटा है, हम आपको पुराना, अभी हमको कुत्ता काटा बैठ के पढ़ा रहे हैं। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, जब 10th के बाद तुम निकलोगे ना, तुम ही लोग हो या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चिल करके बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया में ऐसे बहुत से 10वीं वाले ना जो हर दिन 12 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे भी पागल हमारे देश में पड़े हुए हैं जो 10th में है फिर भी 12 घंटा पढ़ते हैं, जितना IIT निकालने वाला बच्चा नहीं पढ़ता है। समझा नहीं समझे? ऐसे भी बच्चे हैं। और जब इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और जब ये एक साथ रश करेंगे ना, तो उस टाइम पे अभी की हुई मेहनत ही सबको याद आएगी। समझे? कोरोना का टाइम इज गुड फॉर चिलिंग, बट कोरोना के बाद जो कंपटीशन होने वाला है ना, आपको अंदाजा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो 10th में बैठ के 12th भी खत्म कर चुके होंगे। ऐसे भी पागल हमारे देश में है, 125 करोड़ है। कितने इस तरह के पागल हैं आप नहीं जान सकते हैं। तो जब टोटल सीट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट की संख्या ही 80,000 है, सब मिला के AIEEE और उसका वो सही वाली सीट्स, तो अगर ऐसे पागल 1 लाख निकल गए तो तुम लोग तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। तुम लोग कहाँ एग्जिस्ट करोगे ऐसे पागलों के सामने? नहीं कर सकते हो। तो डिलीटेड पोर्शन लिख के जो थोड़ा बहुत चांस तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको भी खत्म करना चाहते हो क्या? तो डिलीटेड पोर्शन मत लिखिए। जो दिया जा रहा है सवाल चुपचाप मुंह दबा के सॉल्व करिए। आपको पढ़ाने में जब पार्शियलिटी नहीं की गई तो सवाल करने में जब आपका काम करने का टाइम आया तो काहे आप एक्सक्यूज मार रहे हैं, सर डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, कॉपी आपकी चेक हो गई है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, कॉपी एरर दे रहा है मुझे। अब वो एरर मैं आज एक बार और ट्राई करूंगा। कल तो मैं सुबह ट्राई किया था तो नहीं हुआ था, फिर मैं नहीं किया, आज फिर ट्राई करूंगा। मैं भेज दूंगा, नहीं होगा तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। मैं ग्रुप पे नहीं डालना चाहता हूँ वरना आप लोग की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जिन लोगों ने दिया है कॉपी। समझा नहीं समझे? तो इसीलिए मैं क्लासरूम पे ही डालूंगा। वो मॉक टेस्ट 2 वाला जो लिख के दिए थे वही? हाँ, मॉक टेस्ट 2 वाला कॉपी चेक होके 2 दिन से रखा है, गूगल क्रैश कर गया था, उसके बाद क्लासरूम पे मुझसे अपलोड नहीं हो रहा है। मैं 2-3 बार ट्राई किया, वो एरर मार रहा है। आज फिर एक बार मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो पर्सनल जो भेजा है मुझे बता देना, मैं अभी नहीं जब बोलूंगा तब। ठीक है, तो चलिए। हम लोग कुछ वैसे लिख के भेजे थे सर। आप लोग क्या लिख के भेजे थे मुझे बहुत अच्छे से पता है, टेंशन मत लीजिए। बहुत कम बच्चे हैं जो 1-2 सवाल का जवाब परफेक्टली लिखे हैं। जिन्होंने परफेक्टली लिखा है मैंने उनके कॉपी पे लिख दिया परफेक्टली आंसर्ड। और मेरे को झलकता है मैं 2 ही 3 क्वेश्चंस में लिखा है परफेक्टली आंसर्ड। बाकी मैंने किसी की कॉपी पे कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसकी सारी कॉपी सही हो या सारा आंसर सही हो। तो तुमको पढ़ने से मुझसे फायदा ही क्या है जब तुम कॉपी पे लिख नहीं पाओगे तो। और मैंने तुम्हारी कॉपी ठीक उसी तरीके से चेक की है ना जिस तरीके से ग्रम्पी 60 साल का बुढ़ा बच्चों की कॉपी चेक करता है बोर्ड में। और तुम्हारा ये हाल है, कौन से कोर्ट में जाके केस करोगे और कितना बार रीवैल्यूएशन डालोगे। नियम मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें पता होगा, राइट? चलिए बकवास बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको एक बात पता होना चाहिए, किसी भी चीज का जो मेटालिक कैरेक्टर होता है ना, यानी जो चीज जितनी मेटल होती है ना, वो अपना जब ऑक्साइड बनाती है तो उसका ऑक्साइड कैसा होता है? उतना ही बेसिक होता है, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा एसिडिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना मेटालिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही, या जितना मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही उनके बेसिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस सवाल को आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता था। या तो मैं आपसे बोल दिया इनको इनके ऑक्साइड्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता था कि इनको इनके बेसिसिटी के अनुसार करिए। बेसिसिटी जानते हैं क्या होता है? कौन सा कितना बेसिक है। अबे तो जो सबसे ज्यादा मेटल है उसका ऑक्साइड सबसे बेसिक होगा ना। मानते हो नहीं मानते हो? सबसे ज्यादा मेटल इसमें कौन नजर आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा मेटल इसमें कौन नजर आ रहा है आपको? क्यू। सबसे कम है। सेकंड नंबर पे एस। थर्ड पे आर। फोर्थ पे पी। अब भैया जो सबसे ज्यादा मेटल है उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। मानते हो नहीं मानते हो? तो अगर मैं
इस सवाल को चेंज कर दूं यहाँ पे और मैं बोलूं इसको इसके बेसिसिटी के हिसाब से करो, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो सबसे ज्यादा मेटालिक है, यानी सेम ऑर्डर। अगर मैं आपसे बोल दूं इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में डिफाइन करिए, तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया? यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? अबे जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो सबसे ज्यादा कम एसिडिक होगा। समझा नहीं समझे? सबसे ज्यादा बेसिक एसिडिक ऑक्साइड कौन होगा? जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है? पी, फिर आर, फिर ये, और फिर ये आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है? पी का है। देखो पी सबसे ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर तुम इसको किसी से कंपेयर करोगे तो इट विल बी डिफरेंट थिंग, बट मेरी बात समझ आई या नहीं आई आपको? तो आपको इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरी भी एक बात ध्यान सुनिए, मैं आपको बहुत देसी भाषा में बता रहा हूं। अगर इन तीनों को मैं लिंक जोड़कर यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसी के हिसाब से, या इसको ऐसे कर देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी बनाने में दिक्कत हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो क्या होता है? बेसिसिटी यानी बेसिक ऑक्साइड्स की पावर इंक्रीज करती है। द सेम केस इज ट्रू विद नॉन मेटल्स। आयनाइजेशन एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो ये क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? क्या हुआ, गायब हो गए तुम लोग बीच में? आयनाइजेशन अगर एनर्जी अगर बढ़ेगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटालिक या नॉन मेटालिक? नॉन मेटालिक। और एसिडिक ऑक्साइड का, यानी एसिडिक ऑक्साइड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये सब तरीके होते हैं जो आप खुद बना सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। अंडरस्टूड? चलिए, समझ आ गया सबको? यस सर। बच्चों नेक्स्ट आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे पूछा जाता है, इनफैक्ट एनटीएससी पे, बोर्ड पे तो पूछा ही जाता है, एनटीएससी पे भी पूछा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हो क्या होता है? क्या हुआ, तुम लोग को सांप क्यों सूंघ गया? भूल गए हो क्या? नहीं सर। चलिए, कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता सकता है मुझे? किसको किसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन आता है? हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए हाथ। किसको किसको नहीं आता है? सॉरी माय बैड, किसको किसको नहीं आता है वो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, काफी लोग हैं, वेरी गुड। चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुमसे एक बड़ा देसी सवाल पूछना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन। बच्चों कंसेप्ट बड़ा जरूरी है, सवाल तो तुम लगा ही लोगे, कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मैं 9 लोग को नहीं आ रहा है, ये मेरे पास एक गिलास है, यार गिलास बड़ा गंदा बन गया, प्लेन गिलास बनाते हैं, उससे ज्यादा तुमको आसानी से समझ आएगा। ये मेरे पास एक गिलास है, गिलास पे मैंने कुछ पत्थर डाले हुए हैं, कुछ छोटा पत्थर है, कुछ बड़ा पत्थर है, ऐसे ऐसे करके मैंने पत्थर डाला हुआ है। आपको पता तो होगा ही गिलास क्या होता है, पत्थर क्या होता है, राइट? इतनी खोपड़ी तो तुम्हारी काम कर ही रही है। ये पानी से भरा हुआ है, मैंने किया क्या, इसमें एक पत्थर उठा के डाल दिया, पानी का क्या होगा? लेवल इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा। अबे लेवल, गिलास फुल है ना, पानी का क्या होगा? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो जाएगा, हो जाएगा। गिलास फुल है, हमेशा गिलास फुल रहता है। आइए वापस अपनी एनालॉजी पे आते हैं। ये पत्थर है इलेक्ट्रॉन, ये गिलास है एटम,
ये एनर्जी है, ये पानी है, एनर्जी। समझ गए? समझ गए? Yes, अब sir. जरा मुझे बताओ, मैं अगर तुमसे कहूं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन है, तो क्या तुम्हें एक आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्चुअली में क्या हो रहा है? क्यों? Sir, क्या तुम्हें energy कुछ का release हो रहा है. हाँ, शाबाश। चलो, किसी की खोपड़ी जब दाब की इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ऐड करते थे एनर्जी और एनर्जी कैसे ऑफ रिलीज हो रही है? आइसोलेटेड गैस एटम। किस क्या एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है? जब आप किस कारण से हो रही है? जब आप पत्थर डाल रहे हैं। मतलब बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा आयनाइजेशन एनर्जी से एग्जैक्टली उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा आयनाइजेशन एनर्जी से एग्जैक्टली उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी में आप एटम से, यानी इस पानी, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब आपको गिलास का नियम क्या है? इस खेल का एक ही नियम है, और वो है गिलास में पानी हमेशा फुल रहना चाहिए। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन को, एटम से एक इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल देंगे, तो गिलास का पानी कम हो जाएगा। तो उस पानी को फुल मेंटेन रखने के लिए आप थोड़ा सा एनर्जी डाल देते हैं। ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। यू आर टेकिंग अ इलेक्ट्रॉन from its valence shell from an isolated gaseous atom and you are giving a certain amount of energy to it. What do you mean by electron affinity? Electron affinity में what you are trying to do, तुम किसी एक isolated gaseous atom के outer most shell में, कौन से shell में? outer most shell में या valence shell में एक इलेक्ट्रॉन को अब चिपकाना चाहते हो, या एक इलेक्ट्रॉन को उस शेल में भरना चाहते हो। और उसके एवज में जब तुम उस इलेक्ट्रॉन को भरते हो, तो वो थोड़ी सी एटम तुमको एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी क्यों देता है, आइए इसको समझ लिया जाए। ये रहा आपका एक सुंदर सा एटम, और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल। अब भैया, इस एटम की एनर्जी तो फिक्स है। ये कैसा एटम है? ये आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है और गैसियस एटम है या नहीं है? तो ये एटम तो अभी स्टेबल है, एकदम बढ़िया बड़े स्टेबल है। इसकी जितनी एनर्जी है वो इसको परफेक्ट स्टेबिलिटी पे रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब शेल में घूमता है, तो उसके ऊपर क्या क्या एनर्जी लगती है? वो घूमता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। इसको खींचता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस आपको इसको खींचता है, तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये तीन एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे लगती है। एनर्जी तो और भी तरह की लगती है, बट मैं आपको खाली तीन बताऊंगा। बाकी की चार एनर्जीज मुझे बताने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फिलहाल ये तीन एनर्जी सोचिए। अब इसका मतलब हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो तो है नहीं। अब यार, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आया। ये एटम ऑलरेडी स्टेबल है, इसके अंदर एनर्जी है। जब तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहां फिट करोगे, तो ये एनर्जी सरप्लस ज्यादा नहीं हो जाएगी इस एटम में? हो जाएगी ना। तो एटम क्या करेगा बताइए? एटम क्या करेगा? जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई है उसको अपने ऊपर से निकाल देगा, क्योंकि एटम को तो हमेशा फुल रहना है एनर्जी, यानी स्टेबल रहना है। तो बच्चों, यही होता है जब भी आप इलेक्ट्रॉन को चिपकाते हैं किसी आउटर मोस्ट शेल में। इस केस में एटम आपको एनर्जी देता है बाहर। और बच्चों, ये वही सनातन नियम है। पहले तुम इलेक्ट्रॉन को खरीद रहे थे तो तुम एनर्जी दे रहे थे। अब तुम इलेक्ट्रॉन को बेच रहे हो तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, यानी एनर्जी मिल रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन की खरीदारी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन का बेचना। कुछ खोपड़ी में घुसा, बाकी के 23 लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब आपको पता है कि हर एनर्जी को हम दिखाते हैं हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच से। अब डेल्टा एच में इस बार एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा एच की? पॉजिटिव या निगेटिव? Sir, negative. समझ गए? दिस इज व्हाट वी कॉल निगेटिव। अब वो लोग जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। बच्चों, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Electron gain enthalpy is just a modern bullshit hi-fi word for electron affinity. हम पुराने लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े, और क्यों? उसका रीजन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम होती है। समझ गए?
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम होती हैं, बस फर्क होता है साइन का। मेरी बात समझ में आ गई? बस फर्क किसका होता है? साइन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी अगर रिलीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ही यही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी ईजी को हम लिखते हैं निगेटिव साइन से। एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बाकी सारी वैल्यू सब कुछ सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव इन नेचर, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज निगेटिव इन नेचर। क्या सबको समझ आ गया साइन का दिक्कत? सर ये नेगेटिव क्यों होता है? बेटा वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार पे है। अच्छा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम बोलता है अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू को निगेटिव यानी एनर्जी की वैल्यू को निगेटिव लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब उस जमाने से चला हुआ कंसेप्ट है जो इस नियम के आने से पहले से चल रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है यानी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है तो बाहर जा रही है तो उसको ऐड कर दो, और जो सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बस कुछ नहीं है, वही बात हो गया। सर मैं सर लेफ्ट हैंडेड हूं, क्या मैं एक्स एक्सिस को, अगर मैं एक्स और वाई का ग्राफ बनाया, क्या मैं एक्स को यहाँ निगेटिव ले सकता हूं और मैं इस तरफ एक्स को पॉजिटिव ले लूं? ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? सर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, क्या मैं एक्स को इधर पॉजिटिव ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, आपके डैडी का राज है। सर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, क्या मैं ऊपर वाई को निगेटिव ले सकता हूं? ले लो ना भाई, इधर पॉजिटिव ले लो, क्या दिक्कत है? क्वाड्रेंट का साइन तो साइन होता है, एक साइन बदलोगे तो रिलेटिवली बाकी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। सर जी नीचे से ऊपर लग रहा है, क्या मैं इसको नीचे से ऊपर लगने को पॉजिटिव ले सकता हूं और ऊपर से नीचे लगने वाले को निगेटिव ले सकता हूं? ले लो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे ऊपर है। जी की वैल्यू नीचे से ऊपर जाने पे पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, तुम्हारा फाइनल आंसर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सर तो भी सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म ही यूज कर देते ना सर, उतना बड़ा टर्म क्यों यूज करते हैं? अबे इसलिए क्योंकि आज के जमाने में साइंस जो होती है इट इज ऑल फैशन, समझे नहीं समझे? फैशन का है ये जलवा, और फैशन मॉडर्न चीजों पे ज्यादा प्रीफर करती है। और फैशनेबल मींस ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबडी लाइक्स इट, व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, 2 words. Electron gain enthalpy looks sexy, it looks cool, that's why we are using electron gain enthalpy. मैं तो पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही, और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछता है मैं अपने बच्चों को दोनों में ट्रेन कर देता हूँ। साइन जहां जहां होता है मैं पलट पलट के बताता रहता हूँ, तो उन्हें दोनों आ जाता है। बाकी लोग का क्या है मुझे पता नहीं, मैं तो दोनों, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही पढ़ाता हूँ। व्हाई? बिकॉज इट इज मच मोर बेटर। समझ गए? यस सर। चलिए अब मैं आपको एक एनटीएससी का, आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का समझ आ गया फंडा क्या होता है? तो बच्चों जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है? और इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है? अच्छा, क्या दोनों एनर्जी सबको समझ आ गया? 23 के 23 बच्चे, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन कराना था मुझे, मैं भूल गया यार। क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जरूर पूछा जाता है। फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है वो नहीं पूछते हैं। क्या तो क्वेश्चन था, ओ ये एक्चुअली में ये जेई का सवाल है, बट इसको एनटीएससी में भी कई बार पूछा है। मेरे ख्याल से जेई वालों ने इसे एनटीएससी के किसी पुराने पेपर से कॉपी कर दिया होगा। खैर अब तो ये नहीं पूछता है, 2016-17 का क्वेश्चन है। देखिए एक्स में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया एक्स माइनस, बन गया, और ये साथ में क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज किया। अबे कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डालोगे एटम के अंदर, तो अभी तो बताया। अब इसी एक्स माइनस में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये बना दिया एक्स माइनस माइनस यानी एक्स माइनस 2, और ये हो गया EA2। अब आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ EA1 प्लस EA2 इज आइदर लेस देन 0
ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और वोंट से। समझ आया सवाल? अब आप तो बोल रहे थे आप चैप्टर पढ़ लिए, इसीलिए बोलते हैं जब भी हम या मैडम कभी भी पढ़ाएं तो तुरंत जाके घर पे पढ़ा करो, पर तुम्हें तो फुर्सत नहीं है डोरेमोन देखने से, क्या होगा? हाँ भाई, किसको किसको इस सवाल नहीं आता है जरा हाथ उठाइए। जल्दी हाथ उठाइए, आप बहुत वक्त लेते हैं इज्जत अपना सोच के। बस खाली 2 लोग को नहीं आता है? वेरी गुड। चलिए मनस्मिता। हाँ सर। क्या होगा आंसर? सर बी। सर आपको आंसर से मैंने चाहते हुए गलत है। सर मैंने भेजा है। तनुश्री, गलत है। सर रवि, नहीं, सौमिका, सौमिका भेजी है ए सही है। तो आप लोग को आंसर आता नहीं है, बट आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ, दर्द कर गया क्या स्क्रीन पे क्लिक करते करते? एक्सेप्ट योर गॉड डैम मिस्टेक्स किड्स, दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू ओवरकम देम। जब आप हाथ उठाएंगे क्लास में तो आपको याद रहेगा, जब कल को आप मिलेंगे, अरे यार वो क्वेश्चन नहीं आया, सर ने बोला, बहुत मजा ले लिया सर ने, हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऑप्शन ए क्यों होगा? किसको किसको रीजन पता है? अब सब लोग हाथ नीचे करो, सिर्फ वो लोग हाथ उठाओ जो कह रहे हैं सर मुझे इसका रीजन पता है, या मैं इसका रीजन गेस किया हूं। ओके, कोई नहीं। चलिए चलिए, तो आप एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लैक कर रहे हैं जिसपे एनटीएससी पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल 2 बार आया है, आप अगर पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव होती है, अभी तो मैंने दिखाया तुमको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव है, देखो मैंने बोला नहीं बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव होती है, निगेटिव कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आप एक बात बहुत बड़ी मिस कर गए, इसीलिए बोलता हूं। चलिए, ये एक सुंदर सा एटम है, ध्यान से देखिए यहाँ पे सब लोग, बाकी के पूरे 23। ये एक सुंदर सा एटम है। आपने इसमें, इस एटम ने आपको EA1 दिया, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया, और इसके एवज में आपने इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब जब आप इसने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एटम के ऊपर चार्ज क्या आ गया? माइनस आ गया। आ गया? सबको समझ आ गया फर्स्ट केस, यस और नो? यस सर। आइए सेकंड केस की बात करते हैं। अब आप इस पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, यानी अब आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, यानी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बच्चों, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पूरे एटम के ऊपर ये जो माइनस साइन लगा है ना, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, इसको रिपेल करेगा। खुदा ना खास्ता आप इसको जिस रफ्तार से इसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये इसको ओवरकम कर दिया तो इस आउटर मोस्ट शेल में जब आप इसको डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। समझे या नहीं समझे? तो ये जो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है E2 का, ये जो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है E2 वाला, हाउ मच टाइप ऑफ रिपल्शन इज इट फेसिंग? 2 टाइप्स ऑफ रिपल्शन। यस, पहला तो ये, अबे यार जब मैं ऐसे दिखाता हूं, ये E1 के बाद इलेक्ट्रॉन की हालत है,
एटम की हालत है, ये माइनस चार्ज है, तुम एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहे हो, ये एटम इसको रिपेल करेगा, करेगा ना? करेगा सर। उसके बाद अब इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये रहा वो एटम, ये रहा इस एटम का इलेक्ट्रॉन, अब ये इसको और थोड़ा मैंने पास ला दिया, अब तुम इसको भी ओवरकम करके भेज रहे हो, ये भी करेगा ना? करेगा होगा ना? सर, होगा तो होगा। मुझे एक बात बताओ, अभी तक तुम इलेक्ट्रॉन को एटम में डाल रहे थे, तो एटम तुमको एनर्जी दे रहा था, क्या ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है? नहीं है, नहीं है। तो भैया तुम करोगे क्या? एक्चुअली में तुमको इस केस में अब एनर्जी को देना पड़ जाएगा, यू एक्चुअली हैव टू सप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, ताकि ये बॉन्ड को ये एनर्जी तोड़ सके, यानी ये रिपल्शंस को ये एनर्जी ओवरकम कर सके, और अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके फिट हो जाए इस एटम में, समझे? यानी Ea2 की वैल्यू अब निगेटिव होगी। मैंने क्या बोला? वेज लिख दिया मैंने, निगेटिव होगा। जब सिस्टम एनर्जी बाहर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और जब आप सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को आप फिट कर रहे हैं, तो ये जो रिपल्शन झेल रहा है इस एटम से और इस इलेक्ट्रॉन से, इसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या की? Ea2 को एटम को दिया, इसीलिए इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की वैल्यू मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो Ea2 की वैल्यू हमेशा आएगी -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल दैट मच टाइम्स हायर देन द फर्स्ट। अब इसको जरा टोटल सम करो, 10 को 50 में जोड़ो, आंसर कितना आएगा टोटल? Ea1 Ea2 की वैल्यू बोलो, हमेशा निगेटिव आएगी, यानी लेस देन 0 होगा या नहीं होगा? सर लॉजिक समझ में नहीं आया सर, और एक बार लॉजिक बताएं। नहीं समझ आया? नहीं ओके, सर। कितने लोग हैं जिनको ये लॉजिक नहीं समझ आया? बाकी के 23 में से जल्दी हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उसके अनुसार मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगा। वेरी गुड, शाबाश। सर जो लास्ट बोले वो नहीं समझ आया अभी। लास्ट नहीं समझ आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे खोपड़ी में ये बात घुस गया तुम सबके कि सर मैं जब इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी क्यों दे रहा हूं एटम को? क्या ये बात आपको समझ आ गई या नहीं आई? हाँ सर। आ गई। तो यार लास्ट वाला कुछ नहीं है, देखो जब तुम्हें ये समझ आ गया कि जब पहली बार तुम एटम, देखो मेरी बात सुनो, अब मैं तुमको एक और तरीके से बताता हूँ, इस बार मैं थोड़ा कलरिंग करके तुमको किंडर की तरह बताता हूँ, लाइक गॉड डैम किंडर्स। लेट्स सी, ये सुंदर सा एटम है, दिस इज अ सुंदर एटम, नथिंग हैज बीन डन टू इट, टोटली आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल। केस नंबर 1, मैं रेड से इसमें पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। मैंने इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन डाला, यानी पहला इलेक्ट्रॉन डाला, तो इसके ऊपर क्या साइन आ गया बच्चों? माइनस आ गया। और इस एटम ने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एटम ने अभी एनर्जी रिलीज की ना? यस क्यों? सर, रिलीज रिलीज हुई, यानी Ea की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अच्छा, केस नंबर 2 देखिए, ग्रीन से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं लेके आ रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, यस। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यस। क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा पा रहा है? नहीं जा पा नहीं रहा है। सर। तो बच्चों ये यहां पे इसके बीच में ऐसे एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर घुसने नहीं दे रही है, और ये घुसने नहीं देगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, खुद से इलेक्ट्रॉन कभी भी इस एटम के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप सर। हीरो की तरह आएंगे। हाँ बोलिए। सर लेकिन आपने तो कहा जब रिलीज होता है तब नेगेटिव होता है सर। कब? अबे तो हाँ, तो वही निगेटिव बता रहा हूं ना क्यों होता है। देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का साइन अलग होता है। तो अगर रिलीज होने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय डिफॉल्ट क्या होगी? निगेटिव। नेगेटिव। समझ गए? अभी मैं इसी सवाल को उल्टा करके दिखाऊंगा, अभी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मेरे साथ टिके रहिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इस केस में एनर्जी रिलीज हुई। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों आपका, ये दो तरह का रिपल्शन झेल रहा है। आप अगर सोच रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बिना किसी की मदद के इस एटम के अंदर चला जाएगा, नहीं जा सकता है, आप 100 साल इंतजार कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? मजबूर में इस इलेक्ट्रॉन की मदद करनी पड़ेगी। अब बच्चों ये जो रिपल्सिव फोर्स है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू मिला के आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऐसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लेके आएंगे
जो इन दोनों के एनर्जी रिपल्शन के बराबर होगी, और इसको आप, इस एनर्जी को आप किसको देंगे, इस एनर्जी को आप देंगे इस एटम के अंदर। जब आप एटम को इस एनर्जी को देंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, और तब जाके बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जाके फिट होगा सेकंड केस में यहाँ पे। तो इस केस में आपने, इस एटम ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, किया है नहीं किया, बोलिए, किया ना? हाँ सर किया। यानी एक केस में जब आप पहली बार, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी एटम में पहली बार इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो वो हमेशा एनर्जी छोड़ेगा, बट किसी भी एटम के अंदर अगर आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आप भेजेंगे उसको बहुत ढेर सारे निगेटिव, यानी निगेटिव साइन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम के निगेटिव साइन, बहुत रिपल्शन झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी जा नहीं सकता। इसीलिए आपको मजबूरी में उसमें एनर्जी को देना पड़ेगा एटम को, यानी एटम एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? E2 में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अंडरस्टूड? और बच्चों E2 की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, समझ गए? E2 की वैल्यू हमेशा, हाँ बोलिए सर, अगर इसके बाद हम एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहली बात तो वो जा ही नहीं पाएगा। फिर अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन डालने का प्रयास कर रहे हैं, अब आपको जाना पड़ेगा एक पैरेलल यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर डाल चुके हैं और एटम के ऊपर -2 साइन है। अब गधों एक बात सुनो, अब तुम इसमें एक तीसरा इलेक्ट्रॉन डालने का प्रयास कर रहे हो, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करके एटम को अनस्टेबल बना रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा, इसको ये -2, मैंने क्या बोला, चार्ज बहुत तेजी से चीजों को रिपेल करती है मास के कंपैरिजन में। मास रिपल्शन भी होता है, या मास अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, बट चार्ज सबसे बेस्ट रिपल्शन है पूरे यूनिवर्स में। ये -2 इसको रिपेल करेगा, -1 को, उसके बाद ये इससे एक रिपल्शन लेगा, फिर इससे एक रिपल्शन ले लेगा। हमारे पास क्या वो टेक्नोलॉजी है? हाँ, हमारे पास -3, -4, -5 तक लेबोरेटरी में बनाने की टेक्नोलॉजी है। -3 हम आप कॉमर्शियल बनाते हैं, जैसे N का हो गया, बट उसके अलावा -4, -5 बहुत आसानी से नहीं बनता है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इस सारे के सारे फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए क्या करोगे, एनर्जी दोगे ना। एनर्जी किसको दोगे? एटम को दोगे, यानी ये तुम्हारी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। जब एनर्जी दे रहे हो एटम को तो साइन क्या होगा? मैसिव, समझ गई? यानी पॉजिटिव सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है, उसके बाद सारे के सारे सक्सेसिव आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हमेशा निगेटिव होते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ गई? यस और नो? यस सर। ऑलवेज नहीं, आई विल से मोस्टली। व्हाई? बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस हियर। ऑफ कोर्स हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन तो साला 100% होगा, बट मोस्टली E2 और E3 हमेशा निगेटिव होती है, अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ मुझे, जब E2 निगेटिव है तो भाई ये ज्यादा वैल्यू है निगेटिव का। मान लो इसका निगेटिव का वैल्यू -40 है और इसके पॉजिटिव का वैल्यू +10 है। अब तुमसे सवाल में क्या पूछा है कि E1 और E2 का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अबे -40 को 10 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? -30। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। क्या 0 से बड़ा है? नहीं है। क्या है? 0 से छोटा है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हाँ सर। पूरे के पूरे 21 बच्चे, 2 तो भाग गए, नो प्रॉब्लम। सारे के सारे 21 बच्चों को समझ आ गया? किसी और को डाउट? यस, नो सर। चलिए, तो ये बच्चों एक बड़ा सुंदर सवाल था जो कई बार पूछा गया है। एक्चुअली में जेई में पूछा, बहुत पहले पूछा था जेई में, अब तो नहीं पूछता है सब सस्ता सवाल, ठीक है, बट दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। मान लीजिए आपको एनटीएससी में, ये सबको समझ आ गया सवाल? ओके। मान लो मैंने तुमको एक बड़ी काम की बात बताई थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है। इसका मतलब अगर इसी सवाल को मैं यहां पे चेंज कर दूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इनकी वैल्यूज का सम क्या होगा, तो क्या तुम सवाल कर पाओगे? बच्चों, जैसे पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है ना, उसी तरह पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होती है।
तो सेकंड वाली का केस तो सेम रहेगा, तो सेकंड वाली क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब पॉजिटिव ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। तो जब इसका सम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। बात समझ में आ गई? नहीं सर। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा होगा, बस खाली वैल्यू की बात होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों बाय डिफॉल्ट निगेटिव होती है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक और बार। देखो, जैसे पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसी तरह पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। बच्चों इस पूरे प्रोसेस को दो नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन को एटम में डालना और उसके बदले में एनर्जी लेना। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को दो नाम से जाना जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पुराना कंसेप्ट है, और एक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो निगेटिव कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती है कि अगर मैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी मैं उस एनर्जी को पॉजिटिव लूंगा। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अगर मैं कोई एटम के अंदर एनर्जी डाल रहा हूं और उसके बदले में मुझे जो अगर किसी एटम में मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और उसके बदले में मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मोर मॉडर्न बिची वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बोलती है कि अगर मैं किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो उसके बदले में मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो मैं निगेटिव मानूंगा। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नीड इट। निगेटिव टाइप का है। समझा नहीं समझे? तो एनर्जी दोनों को मिल रही है, बस फर्क कितना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती है कि भाई मुझे मिल रही है तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोल रही है मुझे अगर मिल रही है तो मैं निगेटिव लूंगा। साइन में बस चेंज है दोनों का, बाकी होल कंसेप्ट इज सेम। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली आती है तो निगेटिव आती है, तो सेकंड वाली क्या होगी, अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव होगी। कौन सी ज्यादा होगी? सेकंड वाला हमेशा पॉजिटिव होगी, ज्यादा होगी। तो ओवरऑल सम कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? सर लेकिन इसमें जो फर्स्ट होगा वो पॉजिटिव क्यों होगा? फर्स्ट जो नेगेटिव? होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, फर्स्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। सर क्यों होगा वो क्यों होगा? क्योंकि बच्चे वो साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बोलता है कि हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच अगर एक्सोथर्मिक होता है तो उसका साइन हमेशा निगेटिव लिया जाता है। समझा नहीं समझे? वो अरे बोलता है लॉ अगर है। एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, एनर्जी अगर सिस्टम से बाहर जा रही है, अब मैं आपको डेल्टा एच के नाम से नहीं बनाऊंगा वरना मुझे बहुत चीजें बतानी पड़ जाएंगी, बस सीधे समझिए। सिंपल है रूल का। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आप जूता उतार के जाते हैं, राइट? ये हमारा मंदिर का रूल है। लेकिन आप चर्च में जाते हैं तो आप जूता नहीं उतार के जाते हैं। क्यों? दोनों वर्शिप का प्लेस है, बट दैट इज हाउ इट इज विद द रूल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है अगर एनर्जी जो निकलेगी मैं उसे पॉजिटिव लूंगा क्योंकि वो साइन कन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलती है कि अगर जो एनर्जी किसी सिस्टम से या कहीं से बाहर अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे मैं निगेटिव लूंगा। क्यों लूंगा? नो सच रीजन, साइन कन्वेंशन। इट इज समथिंग दैट इज लिटिल बिट एसोसिएटेड विद आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का देना और लेना से एसोसिएटेड है, बट उतनी मगजमारी क्या करनी है। एट द एंड रिजल्ट जो लॉजिक है, देसी कंसेप्ट है, वो यही है। एक आदमी कहता है कि एनर्जी रिलीज को मैं पॉजिटिव मानूंगा, दूसरा कह रहा है एनर्जी रिलीज को मैं निगेटिव मानूंगा। दोनों केसेस में हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझिए आप या नहीं समझी? Yes, sir. मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं रिलीज एनर्जी को पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं। इसीलिए अलग अलग टीचर, अलग अलग फंडा। तो मैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पढ़ाता हूँ। व्हाई टू टेक माइनस? आई डोंट लाइक माइनस, आई लाइक प्लस। तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पढ़ा रहा हूँ। आपके साथ जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत निगेटिव आदमी है, आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से पढ़िए। आपका मेरा आंसर दोनों सेम आएगा। मैग्नीट्यूड आपके मेरे आंसर का हमेशा सेम आएगा, फर्क बस साइन का हो जाएगा। तो वो तो समझ आएगा कंसेप्ट के अनुसार। आप मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिया हूं तो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, आप गेन इंथैल्पी ली है तो आपका निगेटिव होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। समझ गए सब लोग? Yes, sir. एक बात बताओ, क्या ये सबको समझ आ गया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। सवाल अब आएगा अगर एनटीएससी में तो कर लोगे? यस और सर ये नो? लॉ है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ गए? ऑफ कोर्स। क्या सर आप पूरे पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं? हाँ, माइनस द एक्सेप्शंस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्सेप्शंस।
अभी आप पहले भी देख चुके हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हम एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो यूजुअली, जनरली, मोस्टली हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्या बात आपको समझ आ गई? Yes, sir. और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? सर, हाँ बोलिए। सर ये रूल याद रखना है ना, मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है, उसके बाद सक्सेसिवली पॉजिटिव होता है। अबे सुअर, एक बात बता, तू इंडिया में रहता है, किस तरफ रोड के ड्राइव करता है? रोड के किस तरफ चलता है इंडिया में? सर लेफ्ट। अमेरिका जाएगा तो हमेशा राइट साइड पे रोड के चला जाता है। ये बात पता है नहीं पता है? यस सर। तो वहां जाएगा तो सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा? ये तो कंसेप्ट, ये तो साइन है यार। कंसेप्ट सीख बेटा, कंसेप्ट सीख। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बार अगर एटम में डालेगा, तू खाली गिलास में पत्थर मार रहा है तो पानी ओवरफ्लो करेगा, भरे गिलास में पत्थर डाल रहा है तो पानी ओवरफ्लो करेगा, मतलब एनर्जी निकलेगी निकलेगी। सेकंड केस में याद रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो एक्चुअली में देना पड़ जाएगा एनर्जी, राइट? बेटा कंसेप्ट याद रख, बाकी सब चीजें झक मार के तेरे। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, किसी को और कोई डाउट? नो सर। चलिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीक आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, क्योंकि अब हम रिवीजन के उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां अब हम बैठ के थ्योरी का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनटीएससी के क्वेश्चंस को उठाएंगे, उनके पीछे की अब थ्योरी की बात करेंगे खाली। मैं कोई क्वेश्चन करवाने से पहले उसके सवाल के लिए बात करूंगा और उस सवाल से एसोसिएटेड